जो सरकारी खजाना होता है वो आप लोगों का खजाना होता है। उस खजाने में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को किस प्रकार वेतन मिले, किस प्रकार दिन प्रतिदिन का खर्चा चले, उसके लिए हमारा सरकारी खजाना खत्म हो चुका है। अधिकारियों ने मेरे पास अपनी वस्तुस्थिति बताई। मैंने कहा आज तो कांग्रेस की सरकार बन गई, अगर बीजेपी की सरकार बन जाती उस समय तो आप क्या करते? उन्होंने कहा कि तब भी हम कर्जा उठाते हैं, आज भी हम कर्जा उठाते हैं। मैंने कहा अभी कुछ समय के लिए तो आप कर्जा उठाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिमाचल प्रदेश कर्जे के बोझ के नीचे दबा रहे। बैठकें हुई, मैं खुद 1-1 बजे तक सभी अधिकारियों से बैठक करता रहा। जो अधिकारी 5 बजे छुट्टी करके चला जाते थे, 4 बजे छुट्टी करके चला जाते थे, सभी अधिकारी जब तक मैं ऑफिस में रहता था ये निर्देश दिए गए कि आप सब ऑफिस में रहिए। आर्थिक चुनौती को पार करने के लिए हमने दिन रात मेहनत की, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने दिन रात मेहनत की। कैसे हम आगे बढ़े? यहां जो मेरे भाषण सुन रहे हैं मैं सबको बताना चाहता हूं, 75 लाख की हमारी जनसंख्या है और जो बच्चा अभी 1 साल का हुआ है उनको सबको मिलाकर 1,02,000 करोड़ रुपए का कर्जा आप पर चढ़ा हुआ है। 90,000 करोड़ रुपए के कर्जे के नीचे जो प्रदेश दबा हो, 10,000 करोड़ रुपए की 6th पे कमीशन की सरकारी कर्मचारियों की देनदारियां हो, उस प्रदेश के विकास का रास्ता कैसे लिखा जाए, ये एक चुनौती थी। उस चुनौती को हमने युद्ध की तरह लड़ा और आज हम धीरे धीरे उसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं। जब हम इस चुनौती का सामना कर रहे थे तो हमने कोई राजनीतिक इच्छा नहीं देखी। हमने कहा 1,36,000 जो सरकारी कर्मचारी हमारे हैं, जो प्रदेश में विकास की गाथा लिख रहे हैं, उन सरकारी कर्मचारियों का बुढ़ापा कैसे सुरक्षित रहे। अगर वो एनपीएस में रहते तो किसी को 2,700 रुपया पेंशन मिलती, किसी को 3,200 रुपया पेंशन मिलती। अधिकारी मेरे पर दबाव डालते रहे कि हम ये नहीं कर सकते, प्रदेश पूरा कंगाल हो चुका है, आने वाले दिन में हम अगले महीने की तनख्वाह तक नहीं दे पाएंगे। मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा ना कोई चुनाव है आज, ना अभी चुनाव होने वाले हैं, पर जो हमने कांग्रेस पार्टी ने कहा है इन सरकारी कर्मचारियों को हम ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजेंगे। अधिकारियों ने ना अनुकर के बाद मैंने पहली कैबिनेट में 1,36,000 जो सरकारी कर्मचारी थे उनको ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। ये क्यों किया? क्योंकि मैं भी एक कर्मचारी का बेटा हूं, मैं दर्द जानता हूं, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, एक आम परिवार से उठकर आज मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा हूं, तो दर्द भी जानता हूं, पीड़ा भी जानता हूं। फिर उसके बाद इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई। हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हिमाचल प्रदेश में इतनी अत्यधिक बारिश होगी। मैंने उस कानून की किताब को अपने पास लाकर रात को घर में पढ़ा। सुबह उठकर मैंने देखा कि कानून में लिखा है, नियमों में लिखा है कि सिर्फ पक्के मकान को सिर्फ 1.5 लाख रुपया मिलेगा। मैंने अधिकारियों को कहा कि इस नियम के तहत इसको इनका जो मुआवजा बढ़ाना पड़ेगा। और देखिए हमने उन 16,000 आपदा प्रभावित परिवारों के लिए कानून बदल दिया, नियम बदल दिया, और जो सहायता आज भी केंद्र सरकार से 1.5 लाख रुपए की है उसको सीधा बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया ताकि वो घर तुम्हारा बन सके। ये संवेदनशीलता हमारे दिल में थी। केंद्र सरकार ने कोई मदद नहीं की। 4500 करोड़ रुपए का पैकेज हमने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए दिया, लेकिन विकास की गति को रुकने नहीं दिया।
और अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मैंने पाया कि हमारे गांव के किसान, गरीब आदमी, आम आदमी पटवारियों के चक्कर लगाते हैं, तहसीलदारों के चक्कर लगाते हैं, जूते घिस जाते हैं, कई बार इंतकाल तक नहीं होता। हमने राजस्व कानून में परिवर्तन कर दिया। तकसीम दादे के समय से शुरू होती थी, पोते के समय तक खत्म नहीं होती थी। क्योंकि आप लोगों ने मांग नहीं रखी। वो मुझे पता था, क्योंकि मैंने भी, हम लोगों, हमारे परिवार वालों ने भी धक्के खाए थे। इसको बदलना पड़ेगा। और मुझे खुशी इस बात की है, 90,000 इंतकाल हो चुके और 7,000 तकसीम जो 20 सालों से चुनी हुई थी वो हो। फिर हमने कहा कि अब हमारा दूसरा बजट पेश होना है। मैंने पूछा, जो हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए उससे कितनी आय हो रही है? मुझे पता लगा कि हमारी आय बढ़ना शुरू हो चुकी है। मैंने सब पर शिकंजा कसा, खनन माफिया पर शिकंजा कसा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई। और भ्रष्टाचार की एक कहानी, जो युवा सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा पेपर देते थे, +2 में मेरिट में आते थे बोर्ड की, 10th में बोर्ड की मेरिट में आते थे, ग्रेजुएशन में टॉप करते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन में टॉप करते थे, पीएचडी करने वाले बच्चे भी। जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर का है, और जगह सब जगह टॉप करते थे, लेकिन सरकारी रोजगार नहीं मिल पाता था। बेटियां आई मुझसे कहा कि, एक बेटी ने मुझसे कहा, मेरे से कोई भी एग्जाम कर दो, मैं उसमें टॉप करूंगी, लेकिन मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हो रही? मैंने जाल बिछाया, और जब पता लगा कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी पेपर लीक करते थे, पेपर को बेचते थे, और जो योग्य उम्मीदवार था वो उसमें नौकरी नहीं मिल पाती थी, और जो पेपर खरीदता था उसको नौकरी मिल जाती थी। मैंने उस पर तुरंत कार्रवाई की, क्योंकि मैं युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहता था। और मैंने उस भ्रष्टाचार के अड्डे को भंग किया, और जो पेपर बेचने वाले लोग थे वो आज भी जेल की सलाखों के पीछे पड़े हैं। ये सरकार की कटिबद्धता होती है। फिर उसके बाद हमने कहा कि हम 1 साल में 20,000 लोगों को रोजगार देंगे, और हम 1 साल में, अभी 15 महीने के कार्यकाल में 22,000 लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं। 6,500 हमारे टीवीटी, जेवीटी, ये सब की भर्ती हो रही है। 231 में वन मित्र भर्ती हो रही है। 984 पटवारी भर्ती हो रहे हैं। 10,000 आईपीएच में भर्ती हो रहे हैं। ये सब क्यों किया? क्योंकि युवाओं को रोजगार के साधन मिलने चाहिए। धीरे धीरे हम सेकंड बजट की तैयारी कर रहे थे। बजट बनने में धन का प्रावधान करना पड़ता है। मैंने पता किया कि 20% हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, और बजट से ठीक पहले एक घटना हिमाचल प्रदेश में घटी, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 6 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। क्रॉस वोटिंग की, उसके अगले दिन बजट पास होना था। अगर बजट पास ना होता तो सरकार गिर जाती। और वो बजट आम लोगों के लिए बजट था, गरीब लोगों के लिए बजट था, उस किसान के लिए बजट था जिसकी आर्थिक समृद्धि को हम मजबूत करना चाहते हैं।